बलोचिस्तान सैलाब में डूब गया, हर तरफ पानी ही पानी, घर फसलें सामान बर्बाद, मुतासरीन बेयारो मददगार। हादसात 126 जिंदगियां निकल गए। सैलाबी रैले अपने साथ रास्ते में आई हुई हर चीज बहा कर ले गए। सैकड़ों देहात कच्ची बस्तियां सफ़े हस्ते से मिट गईं। महकमा मौसमियात की कोयटा, योग और यारत समेत मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान के आफतज़दा इलाकों का दौरा, नुकसानात का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान और मुतालिका हुकाम की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शम्पानी ज़िला छलमक्सी में सैलाब मुतासरीन से मिले। मुतासरा गाँव में फौरी मेडिकल कैंप के क़याम का हुक्म। मवेशियों के लिए वेटरनरी डॉक्टर की फराहमी की हिदायत। वज़ीर आज़म की हिदायत पर जाँ बहक अफराद के वरिसा को 10-10 लाख रुपए इमदाद की फराहमी। शहबाज शरीफ आज ज़िला टांक और ज़िला डेरा इस्माइल खान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। मानसून बारिशें जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही ले आईं। राजनपुर के दर्जनों देहात डूब गए, नदी नाले बिफर गए। मुजफ्फरगढ़ के नशेबी इलाके भी डूब गए। इंतजामिया ने ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। डेरा गाजी खान में रैले में बह जाने वाले मजीद 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। अम्बात की तादाद 14 हो गई। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, डस्का, शेखुपुरा और दीगर इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। गुजरांवाला, हाफिजाबाद, कला, दीदार सिंह में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सियालकोट रोड, कमिश्नर रोड, गोंदावाला रोड पर बारिश का पानी जमा। डस्का में शहरियों ने सड़कों पर कश्तियां चलाना शुरू कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का सिलसिला अगले चंद रोज तक जारी रहेगा। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस दायर करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सूबों में भी कार्रवाई का ऐलान। 2 सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद लाई जाएगी। इमरान खान ने कानूनी माहिरीन को मामलात शुरू करने की मंजूरी दे दी। आईनी जंग लड़नी है, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे, मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। सरबराह JUI ने कहा अफराद से शिकायत हो सकती हैं, इदारों से नहीं। क्या पेशावर में सारे फैसले एक ही जज करेगा? अदलिया का एहतराम फर्ज समझते हैं। इदारों के अंदर के लोगों ने हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनाए। फॉरेन फंडिंग इसराइल और इंडिया से आई। इमरान खान की काबीना में 15 अफराद गैर मुल्की थे। PTI के वासे कयूम अब्बासी बिला मुकाबला डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार अली हैदर गिलानी ने कागजात ही जमा नहीं करवाए। उधर मुस्लिम लीग नून और स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कलअदम करार देकर दोबारा कराने की दरख्वास्त। और कराची के इलाके डिफेंस में बोर्न टू रन के ज़ेर एहतमाम मैराथन रेस, ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहरियों के मुताबिक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए इस तरह की सरगर्मियाँ बहुत ज़रूरी हैं। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक्सप्रेस न्यूज़ पर ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। मुझे ऐसा लगा अर्मिला कहेंगी अस्सलाम वालेकुम और हम फिर आ गए।
السلام علیکم، میں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں۔ ننگا پربت کمال پہاڑ ہے اور خوبصورت پہاڑ ہے، اور ایک ایسا پہاڑ ہے جس کے دامن میں خوبصورت جنگل ہے۔ ایسا نہیں ہوتا 8000 کسی بھی اس کے دامن میں جنگل نہیں ہوا کرتے، لیکن یہ بہت سے حوالوں سے منفرد ہے۔ حجم کے لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، بہت منفرد ہے۔ اس کے حوالے سے جو کہانیاں ہیں وہ بہت منفرد ہیں۔ اس کے حوالے سے جو ماؤنٹینئرز کی یا کوہ پیماؤں کی کہانیاں ہیں وہ کمال ہیں۔ کتابیں جو اس پہ لکھی گئی ہیں وہ زبردست ہیں، جو فلمیں بنی ہیں۔ ننگا پربت جو ہے وہ نو ڈاؤٹ پاکستان کا فخر ہے۔ ننگا پربت جو تاڑ صاحب کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے تاڑ صاحب سے گفتگو کا، ان سے سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ تاڑ صاحب، آپ نے لکھا ہے کہ یہ جنگل مختلف تھا، یہ جب سے وجود میں آیا تب سے کوئی لکڑہارا یہاں داخل نہیں ہوا تھا۔ یہاں قدرت کا ایک نظام تھا جو اپنے حساب سے جاری ساری تھا۔ کسی بھی 8000 کے بنیادوں میں یا اس کے یعنی اب 14 8000 ہیں، تو کسی جگہ پہ بھی آپ کو پائن ٹریز کا یا اتنا گھنا جنگل کسی بھی جگہ پہ نظر نہیں آتا۔ جنرلی آپ کو کسی بھی 8000 کے پاس جانے کے لیے ایک بہت ہی طویل سفر طے کرنا پڑتا ہے، اور آپ آلریڈی کسی خاص الٹیچیوڈ پہ ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد پہاڑ ہے ننگا پربت، اتنا عظیم، اتنا خوبصورت پہاڑ ہے کہ اس کے دامن میں اتنا خوبصورت جنگل ہے۔ یہ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے، اور یہ صرف ہمارا بہت بڑا اثاثہ نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ پوری دنیا کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے۔ ہم کوئی حساس نہیں ہیں اس حوالے سے۔ یہ جنگل جو ہے وہ تاڑ صاحب آپ کے علم ہی ہوگا کہ اب کافی جو ہے خطرے کی زد میں ہے۔ وہ یہی ہے کہ بھئی بنیادی طور پہ وہ جنگل جو ہے، اس لیے میں نے کہا ہے، ہمارے دوست ہیں صلاح الدین محمود جی، تو فوت ہو چکے ہیں، تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، ان کا ایک فکرہ ہوا کرتا تھا کہ ثقافتی طور پر امیر وہ قومیں ہوتی ہیں جن کے ہاں آبائی جنگل ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ان کے ساتھ وہ آبائی جنگل کا بڑا کہ جناب گھنے درخت ہوں، شجر ہوں، اور اس میں پتہ نہیں وہ ایک خاص نیچر جو اترتی ہے اس میں جو بھید ہوتے ہیں، جو مسٹری ہوتی ہے۔ تو فیری میڈو کا وہ جنگل میرا خیال ہے کہ جب سے وہ آباد ہوا ہے، جب تخلیق ہوا ہے، جب بھی کائنات کے بعد جب اس کی باری آئی، تو تب سے لے کے تقریباً اب تک وہ جوں کا تم تھا۔ ایک تو اس کے زیادہ لوگ اندر نہیں جاتے تھے، ساسوں والے جاتے، چند ایک گڑھیے چلے گئے، اور وہ اپنے کام کے لیے جو گرے ہوئے درخت ہیں ان کی لکڑی اٹھا لاتے تھے۔ اس کے علاوہ جو گھاس تھی وہ اسی طرح اگتی چلی جا رہی ہے، جو ندیاں ہیں چھوٹی چھوٹی وہ اسی طرح بہتی چلی جا رہی ہیں، جو پتھر یہاں تھا آج سے 1000 سال پہلے وہ وہیں پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کائی جو جمی ہوئی ہے وہ 1000 سال کی کائی جمی ہوئی ہے۔ چنانچہ عجیب و غریب شیپس ہیں وہ ساری تھیں اس کے اندر جب آپ چلتے تھے، کیونکہ وہ مطلب کائی جمی ہوئی ہے، بارشوں کے پانی ہیں، اور کہیں پہ برفیں بھی جب وہاں پہ گرتی ہیں، اور پھر وہ گرتے ہیں، اور وہ جو شجر گرتے ہیں پھر وہ گل جاتے ہیں، اور گل جاتے ہیں تو ان میں سے نئے پودے پھوٹ رہے ہیں، وہ نئے شجر پھوٹ رہے ہیں۔ تو مطلب جس کو میں فیری لینڈ کہتا ہوں نا، فیری میڈو دراصل فیری لینڈ جو ہے وہ اس کا جنگل ہوا کرتا تھا، اور اس میں لکڑی اتنی عام تھی وقار کہ بعد میں جس کو میں پرنس آف فیری میڈو کہتا ہوں، رحمت نبی میرا دوست بنا، تو وہی خواہش جو جب میری بیگم کہتی کہ 8-10 جگہ تو تم اپنے ذاتی مکان بنا چکے، اب مزید کیا کہ جہاں جاتے ہیں خواہش ہوتی ہے کہ یار یہ اگر شمشال میں ایک چھوٹا سی کوٹھری ہوتی نا تو ایسا بڑا مزہ آتا ہے یہاں زندگی گزارنے کے، یا خپلو میں ایک گھر ہوتا وہ بانس کا بنا ہوا، اور اوپر اس میں خوبانیاں ہوتی ہیں، اور نیچے سے ایک برفانی وہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہی نا وہ فیری میڈو کو تو شدید خواہش پیدا ہوئی۔ تو مجھے اب تک یاد کہ رحمت نبی کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں، زمین میری، اس کا کوئی چارج نہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کتنا بڑا گھر جاتے ہیں؟ میں نے کہا وہ گھر نہیں جاتا، ایک ہٹ چاہتا ہوں، اور اس میں صرف یہ ہو کہ بھئی ایک کمرہ ہو جس میں بیٹھا جائے، اس میں بے شک سو جائے، ایک چھوٹا سا اور ہو پڑھنے لکھنے کے لیے، اور منظر ہو، اس کی کھڑکیاں ہوں لکڑی کا بنا ہو۔ تو اس نے ایسٹیمیٹ لگایا تو کہنے لگا یہ 22,000 میں بن جائے گا۔
मैंने कहा रहमत नबी 22,000 में किस तरह? कहने लगा ज़मीन मेरी बहुत सारी पड़ी हुई है, उसमें से 5 मरले के ऊपर आप हट बना लेंगे तो मुझे कोई नुकसान नहीं है। दूसरा, लकड़ी की कोई कीमत नहीं, लकड़ी यहाँ पे फेरी मेडो में पड़ी हुई है, यानी यू कुड टेक इट, क्योंकि उसको वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं ना किया जा सकता था, नीचे गिलगित तक तो लाया नहीं जा सकता, सड़क नहीं थी। और मतलब गधे के ऊपर भी आप लकड़ी लाद के तो बॉर्डर के साथ थोड़ी लाएंगे, तो वो लकड़ी पड़ी हुई थी, डेड ट्री। और उसने कहा कि बाकी ये जो मैं 20,000 कह रहा हूँ, ये जो उसकी बनाएगा जी, ये उसकी मजदूरी है या कोई कील कांटे लेना थे। मतलब इस तरह वहाँ पे लकड़ी जो थी आम थी। उसके बाद जाहिर है कि ब्रिगेडियर असलम ने वहाँ पे जो जंगल ख़रीदा वो गवर्नमेंट से ही ख़रीदा, उनके अप्रूवल से, और उनका कोई अपना सिस्टम होगा कि कौन सा दरख्त काटना है या नहीं काटना। लेकिन ये है कि भाई वो एक नेशनल एक एसेट है, जिस तरह अफ्रीका में अपना अमेरिका में जो आपके नेशनल पार्क्स हैं, आप एक भी दरख्त उसमें से नहीं काट सकते, एक भी नहीं काट सकते। वो नेशनल वो मानूमेंट्स, जिस तरह PTDC वाले मानूमेंट है उनको ढा रहे हैं, इसी तरह इन जंगलों को ढा रहे हैं। तो आपको याद आ कि जब हम गए थे हरामोश, तो किस तरह उनके कटे हुए तने पड़े हुए थे दरख्तों के, जंगल काफ़ी जो जगह थी वो बिल्कुल गंजी हो चुकी। तो ये तो मतलब सियासतदान हैं जिनके फ़ैसले हैं, उन जो महकमा जंगलात वाले हैं, जो पावरफुल लोग हैं, हम तो ऐसे ही मातम करने वालों में है ना। मैं आपको मायूस नहीं करना चाहता, ना ही परेशान करना चाहता हूँ, लेकिन एक्चुअली हरामोश में अभी भी यही सूरत हाल है। इस तरह जंगल काट रहे हैं, इसी तरह सारा मामला है, पूरे पाकिस्तान में यही सूरत हाल है। बहुत सारी जो जगह हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमने कहा था कि दरख्तों की ऐसे लगता है हरामोश में जैसे लाशें पड़ी हुई हैं, तो वो तो खैर सर। तार साहब, आपने फर्स्ट टाइम गए हैं फेरी मेडोज़ में, अभी तक कंफ्यूज हूँ कि एक्चुअली आपने कैंप किस जगह पे किया, क्योंकि आप अपने कैंप का काफ़ी अहवाल दिया है अपनी किताब में। एक तो जो हट बनाया है रहमत नबी ने आपके नाम से, जो मुस्तनसर से, एक हरमन बोल के नाम से है, एक आपके नाम से है, और आगे कोई पत्थर सा भी पड़ा हुआ है, जिसके बारे में रहमत नबी ने मुझे बताया था कि यहाँ पर आप इस पत्थर पर बैठे रहा करते थे। तो ये जो अब भी मौजूदा फेरी मेडोज़ में जो हट आपके नाम से है, तो तकरीबन यही वो जगह बनती है जहाँ आपने पहली दफ़ा कैंप किया था? नहीं, एक्चुअली मैंने जब उन्होंने वो नीचे, आपको याद है कि भाई वो थोड़ा सा पॉन्ड्स आया उसमें फेरी मेडो में, जितनी तस्वीरें हैं सुबह के वक्त सारे लोग वहाँ से लेते हैं, क्योंकि अक्स पड़ रहा होता है नांगा पर्वत का, और वो बड़ी ज़बरदस्त जगह। खैर वहाँ पे तो मुझे उन्होंने कहा कि, मैंने कहा भाई यहाँ से तो पूरा मंज़र नज़र नहीं आ रहा, तो कहीं और लगाते हैं। तो मैं इधर उधर भागता फिरा, बड़ी एनर्जी आ गई उसको देख के फेरी मेडो को। तो वो सबसे बुलंद रिज जो थी वहाँ पे जाके तो पूरा सामने अपना रायकोट ग्लेशियर भी, मैंने कहा यहाँ से, वो कहने लगे जी रात को आपकी कुल्फ़ी जम जाएगी, ये इतनी तेज़ हवा आती है उधर से आए नांगा पर्वत से। मैं कहा जम जाए, नांगा पर्वत देख के जमेगी ना, हमें कोई परवाह नहीं। वहाँ पे मैंने टेंट लगाया, तो वो बड़ा अरसा उन्होंने प्रिजर्व की, बहुत सारे लोग जाके वहाँ पे देखते भी हैं। वहाँ पे एक लेक को भी रहमत नबी और उसके सारे ने वो उसको ब्रांड किया एस्तार लेक, और कई नक्शों में भी वो। उसके बाद मुझे नहीं मालूम, मुझे रहमत नबी ने बहुत मरतबा कहा कि आप आएँ तो हम उसका इफ्तिताह कर देते हैं, उसके ऊपर वहाँ पे कुछ लगा देते हैं, लेकिन बहरहाल मैं जा नहीं सका। अब हालात और चुके और हो चुके। एक तो वो जनरेशन के साथ मेरी दोस्ती थी जो जानते थे कि उन वक्तों में वहाँ पे कोई भी नहीं आता था जब मैं गया हूँ, वो मेरी कदर ज़्यादा करते थे। जो अब उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन है वो जानते तो मुझे हैं, क्योंकि हर शख्स मेरे बारे में पूछता है जब वहाँ पे जाता है कि जी तार साहब कहाँ गए थे, कहाँ बैठे थे, लेकिन उनके ज़ाहिर है कि दिल में वो नहीं है। दूसरा ये है कि चीज़ों की कीमत ज़्यादा हो गई। अब वो ये है कि वो लेक में मतलब कईयों को ये होता है कि शायद ये अपने नाम रख के पता नहीं अपने नाम ही कर लें, वो जो है अपना आगे जाएं, हर जगह वो बाड़ें लगी हुई हैं और मतलब वो मंज़र जो है सारे वो मजरू हो रहे हैं, तो सूरत हाल बदल चुकी है। बहुत शुक्रिया तार साहब, आपसे बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू रही नांगा पर्वत के हवाले से। और नांगा पर्वत तो बस एक सेंट्रल एक मौजूद गुफ्तगू है, अदरवाइज़ हम तो हर तरफ निकल जाते हैं।
بہت شکریہ آپ کا. دیکھتے رہیے نکلے تری لاش.